हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंटेंट लाया हूँ। लास्ट ईयर जो क्लास 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो टॉप की थी उसका क्वेश्चन सीट, मतलब उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उस क्वेश्चन सीट को पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ एज इट इज़ आपके स्क्रीन में ये आने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आंसर करना है और कितना नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वो सारे व्यूअर्स जो इस चैनल में नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम नीतीश चंद्रवंशी है और प्रीवियस 12 to 13 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ एज ए मैथमेटिक्स टीचर, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट भी हुए हैं। उसमें से बहुत सारे टॉपर्स भी रहे यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जैक 2022 का ये पेपर है। ठीक है, इसमें गणित में टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर और इस ईयर में आपको डिफरेंस जो मिलेगा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो पूरा का पूरा 50% सिलेबस से आया था, और 50% सिलेबस से क्या था, तो आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। इस ईयर चेंजेस क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस से सब्जेक्टिव भी रहेगा और पूरा का पूरा सिलेबस से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से आपको हेल्प तो ज़रूर मिलेगा, तो इसे लास्ट तक देखिए क्या है ये। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहा है, 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि बिंदु A 2,3 और B 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि ये 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये 7.1 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका रूट लगाने पर क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है x2 और क्या है x1, तो ये फर्स्ट नंबर को x1 बोलते हैं, सेकंड नंबर को y1। ठीक है, उसी तरह ये फर्स्ट नंबर को x2 बोलेंगे, फिर सेकंड नंबर को y2। इस नंबर पे यहाँ पुट करने पर ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या है, तो 2√2। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड नंबर में है यदि tan a = 4/3 है तो sin a का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज आपको 8.1 में एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम्पल कौन सा, तो एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 में आपको वहाँ पे मिलेगा कि यदि tan a का मान 4/3 है तो अन्य सारे त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी का आपको क्या निकालना रहेगा, वैल्यू निकालना रहेगा। बट यहाँ पे आपको सिर्फ साइन a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये बना हुआ है। इसमें बस लिखा हुआ है कि tan 4/3 क्या है, तो p बाई क्या होता है, तो p/b होता है। p/b में इसमें p का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया और b का वैल्यू इसमें लिखा गया है। इसमें ये सारा वैल्यू को पुट करके क्या निकाला गया, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान कितना आ गया है, तो 5। ठीक है, तो h का मान अगर 5 है तो साइन a का वैल्यू जो होता है उसको यहाँ पे पुट किया गया p/4 h में 4/5, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको कहाँ मिल जाएगा, 8.1 में एग्जाम्पल 1 में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है
यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस, ये कहाँ आपको मिलेगा, पहले तो ये आपको मिल जाएगा 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि cos 3a इक्वल टू, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन में अगर हम लोग 90 में माइनस थीटा करते हैं तो ये चेंज हो जाता है cos थीटा में। इसका यूज़ यहाँ पे किया गया है कि cos साइन 3a की जगह पे क्या किया गया, तो cos 90 माइनस 3, क्योंकि ये cos और cos दोनों तरफ है तो ये देखिए यहाँ कटा हुआ, ऐसे काटना नहीं चाहिए, ये कट नहीं करना है, इसमें इक्वेट किया जाता है। इक्वेट किसको करेंगे, 90 माइनस 3a और a माइनस 26 को, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 29 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 एक शंकु की ऊंचाई है जिसका मान क्या है 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहले उसकी आकृति को बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शंकु दिया हुआ है तो एक शंकु बनाएंगे हम कि शंकु दिया हुआ है, शंकु में क्या क्या दिया हुआ है, तो इस शंकु में आपको ऊंचाई दिया हुआ है h, और क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें क्या निकालेंगे, तो इसमें आपको निकालना है आयतन। ठीक है, आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में इसको पुट करने पर सारा चीज़ कट जा रहा है, मतलब इतना सिंपल है ये कि ये पॉइंट में आने का कोई टेंशन नहीं है। 616 इसका वैल्यू आ रहा है। आप लाइन बाय लाइन जब इसको देखते जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन जो है लगभग सारा एक्सरसाइज का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन दे दिया गया है। मतलब इस तरह से दिया गया है कि स्टूडेंट किसी न किसी तरह इसको बना ले। मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो प्रीवियस किसी भी चैप्टर का थोड़ा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल वाला हो। सारा क्वेश्चन आपको इजी मिल रहा है इसमें। ठीक है, होप सो इस बार भी आपका एग्जाम इसी तरह का इजी क्वेश्चन आए और आप अच्छे से मार्क्स भर भर कर उठाएं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग, इसको पहले हटाते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हल्का सा एक्चुअली बुक में उतना सिंपल क्वेश्चन है ही नहीं, उसको सिंपल बनाने के लिए उसे अपने से बनाना पड़ा था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से है। ये क्वेश्चन जो है ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है और इस लेवल का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 10th में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लेवल 9th का है, तो ये इसलिए इससे बुक में खोजना आपको मुश्किल होगा, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। इसमें लिखा हुआ है यदि 3, 4, 5, 17 और x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन था कि 7 में सिर्फ 5 बनाना है, इसलिए इस स्टूडेंट ने क्या किया था कि 6 नंबर को छोड़ दिया था। ठीक है, इसे हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्य दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 और प्लस x को डिवाइड करेंगे किससे, क्योंकि ये 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, तो माध्य का। तो आपका यहाँ माध्य दिया हुआ है क्या है, तो 6 है। ठीक है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये साइड में हो जा रहा है 30 इज इक्वल टू, ये सबका सम अगर करते हैं तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 17 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 + x, डेट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, तो 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक में आपको मिलेगा, एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 15.1 का ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7 नंबर, ये 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की होने की क्षमता और नहीं होने की क्षमता का योग कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा अधूरा बना हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन था तो इसे छोड़ दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि PE का मान 0.05 है, तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, 1 में माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है, होने और नहीं होने का योग क्या होता है, 1 होता है।
तो अगर 1 का मान दिया हुआ है तो दूसरा का मान क्या करेंगे, तो 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 में माइनस कर दिए 0.05, क्या हो जाएगा इसको अगर माइनस करने पर, तो 0.95 होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ये इस हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको 7.2 में मिल जाएगा। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये भी क्या है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ही पता है कि किसी भी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी होता है, ठीक है। आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको विभाजन सूत्र के बारे में पता होगा कि अगर अनुपात क्या है, 2:3 है, ठीक है। इसको हम लोग M1 और M2 कहते हैं, ठीक है। इसमें ये x1 और y1 दिया हुआ है, ये साइड x2 और y2 दिया हुआ है, और आपको अनुपात निकालना है, बीच के एक बिंदु P का मान निकालना है xy। तो क्या फॉर्मूला होता है, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया x के लिए। उसी तरह y के लिए क्या हो जाता है, तो y के लिए हो जाता है M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। x1 और y1 तो दिया हुआ है, x2 y2 भी दिया हुआ है, ठीक है। इस फार्मूला में पुट करने पर इसका आंसर में x की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, और y की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ गलत है, इसको क्या लिखना चाहिए था कि मध्य बिंदु P जो यहाँ पे माना गया है क्वेश्चन में, तो P का मान क्या आया है, तो 1,3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इतना इजी आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा, इतना इजी है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज का ABC में ABC का मान दे दिया है। अब ABC का मान दे दिया है तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को याद करना काफ़ी इजी है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल लीजिए, वृत्त, जिसमें इस तरह से ले लेंगे, आगे बढ़ते हुए 1, 2 और 3, ठीक है। मतलब हमको बार बार क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, तो आगे बढ़ना है। किस तरह से लिखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल के लिए 1/2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट प्लस x2, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस x3, फिर से ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि 1 हो चुका है, तो आप इस वृत्त में देखिए, इस वृत्त में क्या लिखा हुआ है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है। तो क्योंकि x1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो अंदर में आ जाएगा y2 में माइनस y3, ठीक है। फिर x2 लिखा हुआ है सेकंड ब्रैकेट में, तो सेकंड में x2 है, तो x2 के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। और अगर आगे बढ़ेंगे, इसको तो क्लियर लिख देते हैं कि अगर x2 है यहाँ पे, तो अंदर में हो जाएगा y3 माइनस y1, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 आ रहा है। अब लास्ट ब्रैकेट में x3 बाहर में है, तो 3 के बाद कौन है, तो 3 के बाद 1 है, और फिर कौन है, तो 2 है, इसलिए अंदर में आ जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2, ठीक है। तो कैसे कैसे फॉर्मूला हो रहा है, x1 अगर लिखे रहे, ठीक है, x1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो अंदर में 2 और 3 आया। अगर 2 आ रहा है तो 2 के बाद 3 और 1 आया, और 3 आ रहा है तो 3 के बाद 1 और 2 आ रहा है। इसको कैसे ले रहे हैं, तो सर्कल का यूज करके ले रहे हैं। 1 आया तो 2 3, 2 आया तो 3 1, और 3 आया तो 1 2, हमेशा आगे बढ़ते जाना है इसमें, ठीक है। उसका उपयोग करके इसका आंसर आ गया, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है, उसके बाद के 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10, तो आप चली जाइएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक्सरसाइज 9 में, ठीक है। 9 में आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पूरे एक्सरसाइज पूरे अध्याय का जो सबसे पहला प्रश्न है उदाहरण का, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि एक कोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज किस तरह से, एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार का शीर्ष मतलब ऊपर से उन्नयन कोण देखें, मतलब यहाँ पे देखने पर कोण कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है, और उसके नीचे के बिंदु से दूरी कितना दिया हुआ है इस बिंदु का, तो 15 मीटर। तो बोल रहा है कि मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो ये ऊंचाई और ये आधार का जो फॉर्मूला होता है ये tan थीटा के लिए होता है, ठीक है। तो tan थीटा में हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा में p/b होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पे लिखा गया है 60 डिग्री, p की जगह लिखा गया है h और b की जगह लिखा गया है 15। tan थीटा में tan 60 का मान √3, तो √3 का मान h, तो यहाँ से इसका मान आ गया। बहुत आसान है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है यदि tan a + b √3 है और tan a - b 1/√3 है, जहाँ पे a + b का मान 0 से 90 के बीच में है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बुक में मिल जाएगा और इसमें आपको जाना होगा 8.2 में, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि tan a + b का मान नंबर में दिया हुआ है, तो इस नंबर को भी tan में चेंज करना होगा, ठीक है। तो √3 किसके लिए होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री के लिए। तो हम यहाँ पे tan a + b का मान tan 60 और tan a - b का मान, क्योंकि यहाँ पे 1/√3 है, तो उसका मान हो गया tan 30 डिग्री। देखिए फिर से कट किया हुआ है, तो काटना नहीं है इसको, ठीक है। क्या करना है, इसको इक्वेट करना है। तो a + b को 60 और a - b को 30 डायरेक्ट लिखना है बिना कट किए हुए। अब इसको हल करने पर a और b का मान आ जा रहा है 45 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। b का मान कितना आ जा रहा है, 15 डिग्री। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। नंबर 12 यहाँ पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक में 7 क्वेश्चन में किसी 5 क्वेश्चन को हल करना था, है ना। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, 5 को हल करना है, इसमें से किसी 2 को क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है, ठीक है। और ऐसे हम बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 11.1 से मिलेगा आपको। 11.1 में 7.6 एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा 7.6 का एक रेखा खींचना है। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 3.2, बट आपको किताब में अनुपात क्या मिलेगा, तो किताब में इसके जगह पे आपको मिलेगा 5:8, ठीक है। इसे बनाना कैसे है आपको ये पता होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। इसमें क्या है कि आपको एक पहले बोल रहा है कि 7.6 का रेखा खींचना है, तो हम लोग 7.6 का यहाँ पे एक रेखा खींच लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करना है, तो 3.2 में विभाजित करना है। 3.2 में इसको 2 तरह से कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही नियम में बताने की कोशिश करते हैं, जो आपको बुक में भी पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेखा यहाँ से अपने मन से जो भी आपको लगता है खींचने का खींच दीजिए, ठीक है। इसी के समांतर एक और रेखा दूसरे तरफ से, मतलब अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो B से इसी के समांतर विपरीत दिशा पे आपको एक रेखा खींचना रहेगा, ठीक है। इसका ये क्या रहेगा आपका, इसका दिशा अपोजिट रहेगा, लेकिन ये आपको दिया गया रेखा मतलब जो ऊपर खींचे उससे समांतर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस दोनों रेखा को, अच्छा समांतर खींचने का आपको नियम अगर पता होगा कि जिस कोण से यहाँ पे बना है उसी कोण से यहाँ पे हमको बनाना रहेगा, ठीक है। इसका नियम आपको पता होगा कि एक कंपास को A बिंदु पर रख के एक यहाँ से चाप खींचेंगे, वो बिना हिलाए उसी चाप को B बिंदु पर रख के खींचेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को ज्ञात करेंगे और उसी दूरी को यहाँ से कट करके इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है।
अब क्या है यहाँ पे अनुपात, तो 3.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3a को ये जो रेखा गया है बराबर भाग में आप 3 बार कट कर लीजिए, A1, A2 और A3। अब B वाले रेखा को उतनी ही बराबर, जितना A1, A2, A3 है उतने ही बराबर में 2 भाग में कट कर लेंगे, B1 और B2 में, क्योंकि यहाँ अनुपात क्या है, तो अनुपात 3.2 है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि A3 को B2 से मिला दीजिए। यहाँ पे जो B2 आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको A3 से लेकर B2 मिला, जिस बिंदु पर ये कट किया, ठीक है, यही बिंदु वो होगा जिसको 3:2 में विभाजित करेगा, ठीक है। काफ़ी आसान है ये। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। बहुत अच्छे से इसमें बना हुआ है, देखिए आप, ठीक है। एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। इस वृत्त में क्या किया गया है, एक वृत्त को यहाँ पे खींचा गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस वृत्त का केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु खींचा गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया, 10 सेंटीमीटर का एक और बिंदु हम लोग खींचे, ठीक है। आपको बहुत सिंपल लगेगा ये बनाना। जब एक वृत्त यहाँ पे खींचे जिसका त्रिज्या यहाँ पे क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचने के बाद उसके केंद्र से एक 10 सेंटीमीटर का दूसरा रेखा हम और खींच लिए, ठीक है। अब इस 10 सेंटीमीटर का रेखा जिसको हम P मान रहे हैं, ठीक है, इस बिंदु P को Q से मिलाने के बाद इसका मध्य बिंदु को हम लोग ज्ञात करेंगे। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता होगा कि बिंदु Q पर आप कंपास रखिए और पेंसिल को आगे बढ़ाइए कहाँ तक, लगभग आधा से ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद Q पर रख के एक बार ऊपर कट कीजिए, फिर नीचे कट कीजिए, फिर बिना कंपास को हिलाए कंपास को P में रखेंगे, P में रखकर फिर से कंपास से कट करेंगे पेंसिल से ऊपर नीचे। जो 2 बिंदु मिला उस 2 बिंदु को आप मिलाएंगे जब, तो ये जहाँ कट करेगा वो बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु से क्या करेंगे, वापस से कंपास को इस मध्य बिंदु पे रखिए और त्रिज्या मान लीजिए इस मध्य बिंदु से लेकर Q को, या फिर इस मध्य बिंदु से P को, दोनों बराबर होगा। और एक और वृत्त यहाँ पे हम लोग बनाए। जैसे ये वृत्त हम लोग बनाएंगे तो ये वृत्त, दिया हुआ वृत्त जिसको हम पहले बनाए थे, 2 बिंदु पे कट करेगा, ठीक है। वो 2 बिंदु कहाँ कहाँ होगा, एक ये बिंदु हो गया, ठीक है, और एक ये बिंदु हो गया। ये 2 बिंदु पर इस P को आप मिला दीजिए सीधा सीधा, ठीक है। ये सीधा सीधा मिलाइए, जैसे आप मिलाएंगे तो ये 2 बिंदु क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसका कारण अगर पूछे तो क्या बताएंगे, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु इसीलिए होगा, स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ये जो वृत्त अभी हम बनाया है दूसरा वाला, इसके लिए ये OQ से P क्या है, व्यास है। व्यास से त्रिभुज वृत्त पर कभी भी हम 2 रेखा ले जाएंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इस वृत्त के लिए अगर कोई स्पर्श रेखा होगा वो भी केंद्र से क्या बनाएगा, स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ये जो रेखा गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। बहुत क्लियर है ये और बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाया हुआ भी था, ठीक है। आप लोग इसी तरह से नीट एंड क्लीन बनाइएगा। कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि एक बार गलत हो जाए तो उसको वापस से रफ कीजिए, फिर उसके ऊपर बनाइए। कोशिश करना है कि गलत एकदम भी ना हो, एक बार में इसका कंस्ट्रक्शन बन जाए, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। अच्छा ये हम आपको पहले बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 13 आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको मिलेगा 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से आपको ये हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है। 14 में क्या है, ये कहाँ से दिया गया है ये क्वेश्चन 14 नंबर, ये आपको 15.1 में क्वेश्चन नंबर 13 में मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको 7 में से 5 का ही क्वेश्चन का आंसर देना था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो टोटल जो आएगा उसमें आउटकम, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, वो आएगा 1 2 3 4 5 6 और ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन होगा यहाँ पे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। दूसरा नंबर पे बोल रहा है क्या कि एक सम संख्या, सम संख्या कौन कौन होगा, तो 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तीसरा नंबर में कह रहा है अभाज्य संख्या। आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या में 1 नहीं आता है। सबसे प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा, 3, उसके बाद क्या होगा, तो 5। तो हर एक नंबर में मेरे पास जो आउटकम आ रहा है, इवेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका आंसर देना रहेगा तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, प्रायिकता का, तो प्रायिकता का आंसर हो जाएगा 3/6, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 है और यहाँ पे टोटल 3 नंबर आया, मतलब 1/2। उस तरह इसमें भी पी का मान क्या हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2। अंतिम में भी पी का मान क्या हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2, क्योंकि यहाँ पे भी 3 नंबर है, ये भी 3 नंबर है, इसलिए 3/6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ ये भी आपको। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहाँ मिलेगा, तो एक ये क्वेश्चन मिला है कि जो थोड़ा सा आपको क्या किया है, थोड़ा सा लेवल को हाई करके दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिलेगा बुक में 13.1 में, क्वेश्चन नंबर 16। आई थिंक ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक मीनार है, उसके आधार से 2 बिंदु दिया हुआ है। 2 बिंदु कितनी दूरी पर है, तो एक है 4, ठीक है, एक है 4 और एक है 9। ठीक है, तो ये 2 बिंदु है 4 और 9। अच्छा, इसमें भी सबसे क्या इम्पोर्टेंट है कि ये 2 बिंदु शिखर, इस मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्या बना रहा है, पूरक बना रहा है। तो पूरक क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होगा कि जब 2 कोणों का योग करेंगे तो उसका अगर योग क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम ए और बी को बोल देंगे कि ये दोनों पूरक कोण है, इसका मतलब ए और बी को जोड़ने पर क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो अगर हम एक कोण का मान को थीटा लेंगे तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी हम इस दोनों का योग करने पर 90 आएगा। तो अगर किसी एक को आप यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखिए, यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट यहाँ पे आप थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, 90 माइनस थीटा लिखना रहेगा। ठीक है, तो 2 त्रिभुज में बात कर लेंगे जिसमें आपको समझ आए। अगर हम पहले बड़ा वाले त्रिभुज का बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये कौन सा त्रिभुज है, ADB। ठीक है, तो ये हम त्रिभुज ADB में बात कर रहे हैं। कि tan थीटा क्या होता है, तो P/B होता है, जिसमें tan थीटा में थीटा ही है ना, इसको तो कोई चेंजेस करना नहीं है। बस इसका ऊंचाई कितना है, तो h है। ठीक है, और आधार कितना है, तो आधार है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें पहले लिया गया है छोटा वाला त्रिभुज के लिए, है ना, छोटा में क्या लिखा गया है, cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा P/B होता है। अब cot 90 माइनस थीटा का मान तो आपको पता होगा कि ये sin थीटा tan थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, B की जगह 4 और P की जगह पे H। ठीक है, तो एक तो हमको ये मिल गया tan थीटा का मान। दूसरा समकोण त्रिभुज है AB, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये 2 कोण, तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक को थीटा मान लिया गया है
और एक को क्या मान लिया गया है 90 माइनस थीटा। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज का बात कर लें कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार हो गया P और लंब हो गया P, ठीक है। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये tan थीटा होता है। अब B की जगह 4 है और P की जगह यहाँ पे ऊंचाई कितना है तो h है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको h लिखे हैं और आधार को 4 ले लिए। तो यहाँ से हमको tan थीटा का मान मिल गया, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। इसमें क्या है, तो इसमें वापस से आप cot या tan जो आपको मैंने मान सकते हैं। तो cot थीटा अगर लिखेंगे तो cot थीटा क्या हो जाएगा, तो b/p हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में cot थीटा का मान होगा क्या, तो पूरा ऊंचाई क्या हो जाएगा, बेस इसका हो जाएगा 9, है ना, और आधार क्या हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा नहीं लंब हो जाएगा h, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 समीकरण मिल गया, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। 1 और 2 को गुना करने पर आपको क्या मिलेगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 4/h गुना 9/h। आपको ये पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1। तो हम इसकी जगह 1 का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 9 कितना हो जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा h²। इसका मतलब h² का मान कितना हो गया 36 हो गया। अब अगर h² का मान 36 होगा तो h का मान क्या आ जाएगा, तो h का मान 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो मुझे निकालना है तो उसका मान 6 क्या होगा, तो 6 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत आसान है ये भी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना रहेगा पूरक कोण का, ठीक है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको मिलेगा 13.1 में, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 13.1 में। क्वेश्चन कौन सा है ये 13.1 में, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक खिलौना जिसका त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक शंकु के आकार का है। तो ये है शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले क्या है एक, तो इसमें लिखा हुआ है इसमें एक है पहले एक ये हो गया एक शंकु और इसके नीचे में क्या है, तो इसके नीचे में लगा हुआ है एक अर्धगोला, ठीक है। दोनों का त्रिज्या का मान एक ही है, r = 3.5, ठीक है। इस साइड से भी क्या होगा, तो 3.5। पूरे मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का दूरी कितना दिया हुआ है 15.5 होगा, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये जो ऊंचाई होगा, ठीक है, ये ऊंचाई हम लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। टोटल है 15.5, जिसमें त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 3.5। तो अगर ये h है तो h का मान क्या होगा 15.5 में माइनस 3.5, तो ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालने बोल रहा है इसमें, बोल रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है
तो क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे शंकु का, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसको योग करना होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में क्या रहेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक का होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि एच और आर तो है, हमको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एल का मान हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इसको हल कीजिए आप, हल करने पर आपको समझ आएगा कि अगर हम एल का मान एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एच की जगह पे हम यूज करेंगे, कितना लिखा हुआ है, तो 12 का वर्ग प्लस क्या, तो 3.5 का वर्ग, ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, है ना। 12.5 में भी क्या लगाएंगे हम, सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। अब एल का मान को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आर का मान को पुट कीजिए, एल का मान को पुट कीजिए, 2 पाई आर में पुट कीजिए, है ना। और इसमें भी क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कॉमन लेना तो उसको भी आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। इसको हम आगे हल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि इसमें मुझे एल का मान निकल चुका है और मुझे क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल में क्या क्या कॉमन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसमें से कॉमन जाने वाला चीज़ को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जैसे पाई आर कॉमन जा रहा है, तो बच रहा है एक से एल और एक से बच रहा है 2r, ठीक है। पाई का मतलब हो गया 22/7 और आर का मतलब हो गया 3.5, ठीक है। एल की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 2.5 और प्लस 2 गुना 3.5, तो ये 22 गुना 0.5 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में 12.5 में योग क्या करेंगे 7, तो हो जाएगा 22 इंटू 0.5, ठीक है। ये 10 हटा, अगर 2 से कटा, अब 2 से ये 11 टाइम्स में कट गया, अंदर क्या हो गया ये, तो ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। 19.5 को अगर 11 से इंटू करना है तो 5 लिखिए, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14 का 4 हो जाएगा, 9 1 10 और 1 11 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 1 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आंसर सही है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कहाँ से आया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 17 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर है ये 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिर से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको फिर से मिला, बोल रहा है कि एक अर्धगोला है जो किसके ऊपर खड़ा है, तो शंकु के आकार के ऊपर खड़ा है। चलिए यहाँ पे, ठीक है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, एक अर्धगोला है जिसके ऊपर शंकु बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या किया गया है, तो बोल रहा है जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से भी 1 होगा और ये साइड से भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये शंकु का ऊंचाई भी क्या है, तो 1 होगा, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। चलिए, मतलब पाई को तोड़ना नहीं है, तो आयतन निकालने बोला है यहाँ पे, जिसमें आर और एच दोनों क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। आयतन क्या होता है अर्धगोले का, तो ये होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ क्योंकि आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि आर का मान 1 है और 1 का घात में अगर 2 हो या फिर 3 हो, इससे किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा,
है ना। यहाँ पे 2 या 3 कुछ भी हो, 1 का मान 1 ही आने का था, इसलिए ये गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर क्या मिल रहा है कि आयतन का मान पुट किया है तो ओवरऑल आंसर वापस से पाई के ही टर्म में हो जा रहा है ना। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन हमको लगा यहाँ पे, और उम्मीद है आप लोग को भी काफ़ी आसान लग रहा होगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 18 में क्या लिखा हुआ है, ये भी क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन था तो इसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। किस नियम से माध्य ज्ञात करना है? 3 नियम होता है, आप जानते हैं, ठीक है। 3 नियम में से इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है कि किस माध्यम से निकालना है, ठीक है। इसका मतलब जो आपको सबसे सरल लगता है उसका उपयोग यहाँ पे करके आपको आंसर निकालना रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आपको मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 14.1 में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको बनाने का नियम इसमें पता होगा कि क्या है, आपको वर्ग अंतराल बनाना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो क्लास और हिंदी में लिखा जाए तो वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। xi का उपयोग करेंगे और fi xi को गुना कर देंगे, ठीक है। क्लास में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 100 से लेकर 150, फिर 150 से लेकर 200, फिर 200 से लेकर 250, 250 से लेकर 300, ठीक है। और फिर 300 से लेकर 350 पे ख़त्म कर देंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि इसको 5 नंबर क्या 3 नंबर में भी नहीं देना चाहिए था, है ना। तो अब क्या है कि xi का मान आप जानते होंगे कि ये 2 मान को जोड़ना रहता है और उसको भाग देना रहता है 2 से। तो 100 और 150 250 होगा, उसका भाग देंगे तो 125 आएगा, ठीक है। 150 और 200 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 350, और 350 का आधा करने पर कितना होगा, 350 का आधा करने पर 175 आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने पर इस दोनों का अगर आधा किया जाए तो 225 होगा, और आगे बढ़ने पर 275 होगा, और आगे बढ़ने पर 325 होगा। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 को इससे गुना करते जाएंगे, इसको इससे गुना, इससे गुना, इससे गुना और इससे गुना करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुना करने पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 125 का गुना 4 से तो 200 और 500। चलिए 500 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 500 हो गया। 5 को गुना करेंगे 175 से, ठीक है। 5 25, हाथ में 2, 7 5 35, 37 हाथ में 3, 5 1 5 और 3 8 हो गया। फिर 12 को गुना करना है 225 से, ठीक है। तो 12 को अगर हम 4 से गुना करते हैं 225 को, तो 225 हो जाएगा 450, और 450 को अगर गुना करेंगे और एक बार 2 से तो ये हो जाएगा 900, 900 या 2700, मतलब ये हो जाएगा 2700। और 275 का 2 गुना करेंगे अगर, ठीक है, तो 250, 250, 500 तो 550, और 325 का 650। इसका योग को क्या कहते हैं, तो योग को कहते हैं समेशन fi xi, ठीक है। और यहाँ पे f का समेशन को क्या कहते हैं, तो fi। तो दोनों का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, और योग को फिर हम लोग क्या करेंगे, माध्य का फॉर्मूला में लिखेंगे। क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो माध्य बराबर होता है कि समेशन fi xi के नीचे में आ जाएगा समेशन fi। बस हमको यहाँ पे इसका योग अच्छे से करना है और उसको यहाँ पे लिख देना है। बहुत ज़्यादा ही आसान है ये, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा बस इतना सा स्टेप में, ठीक है। तो इसका योग आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है, तो 0 5 0 0 0 तो 5 होना चाहिए, फिर 0 7 0 5 5 10, ठीक है।
तो 10 और 7 मिला के 17, तो फिर हाथ में 1 आ गया, ठीक है। फिर 5 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32 का 2, तो फिर हाथ में बचा 3, यहाँ पे है 2, 2 और 3 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 2 7 और 5। फिर इसके नीचे में भागा देंगे किससे, तो इसका योग से f का 5 और 9 4 मिलकर 9, 9 और 12 21, 21 और 2 22, 23, 23 और 2 25, तो ये 25 हो गया। मतलब भागा देंगे किससे, तो 25 से। तो 25 का भागा अगर हम दिया जाए तो कितने बार में चला जाएगा, 25 में 2 बार में 50, 27, फिर 1 बार में 25, फिर 25, फिर 1 बार में, मतलब 211 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, काफ़ी आसान। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ आपको मिलेगा किताब में, तो ये मिलेगा 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इजी बनाने के लिए इसको चेंज कैसे किया गया है कि इसमें आपको जब बुक में आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें माध्य जो होगा इसका वो दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, और इसमें बोलेगा आपको फाइंड करने किसका मान यहाँ पे, तो एक तो ये 8 जो लिखा हुआ है ये 8 गायब रहेगा बुक में, और 7, ठीक है। तो मतलब ये 2 चीज़ की जगह पे आपको क्या मिलेगा, एक में x मिलेगा लिखा हुआ और एक में y मिलेगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और यहाँ पे उस x और y का वैल्यू देकर माध्य जो होता है माध्य को ही गायब कर दिया है और इसको क्वेश्चन को इजी बना दिया, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से ये 2 चीज़ अगर गायब रहता है तो इसको बनाने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ा ज़्यादा दिमाग भी लगता है, क्योंकि सरल से सरल बनाना था, तो इसलिए इसमें और इसको इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया गया किताब से, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया हुआ है, आपको ये पता होगा बनाना, ठीक है। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो 5 को लिखते हैं, 8 को 5 पर जोड़ेंगे तो 13, ठीक है, 20 को 13 से जोड़ेंगे तो 33, 15 को 33 से जोड़ेंगे तो 40, 7 40 जोड़े 7 48, और 7 48 जोड़ने पर 55, और 55 को 5 से जोड़े तो 60 आ गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ fi का मान, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं यहाँ पे n का मान, इसका हम लोग बोले यहाँ पे समीशन fi, ठीक है, 60, उसका हाफ कर देंगे n/2, तो कितना हो गया ये 30 हो गया, ठीक है। तो n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता कौन सा है, तो 33 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 13 के बाद कौन सा आया है, 33 आया है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, जिसमें 33 आ रहा है उसके सामने वाला को माध्यक वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, 20 से 30। माध्यक वर्ग में ही क्या होता है, तो f का मान लेते हैं, f का मान कितना हो गया यहाँ पे, तो f का मान हो गया 20, ठीक है। ये 20 हम लोग कैसे डिसीजन लिए, तो ये हम लोग पहले लिए कि संचयी बारंबारता निकाले, 30 आया हम लोग का n/2 का मान, n/2 का मान 30 आ रहा, तो ये कहाँ संचयी बारंबारता में कहाँ से पहले होगा, तो 33 के पहले, तो 33 के जस्ट सामने वाला जो भी संख्या रहेगा, बस जो भी वर्ग अंतराल रहेगा, ठीक है, कौन सा, तो ये वाला, इस वर्ग अंतराल के सामने जो भी बारंबारता होगा उसको हम क्या कहेंगे, f कहेंगे, ठीक है। ये वाला क्या हो गया मेरा, f हो गया, और इस f के जस्ट सामने ऊपर में संचयी बारंबारता में जो भी रहेगा उसे कहेंगे CF। तो यहाँ पे CF कितना हो गया, 13 हो गया। ये नियम बस आपको याद रखना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए, फिर से एक बार अगर क्लियर करेंगे तो सबका योग करने के बाद ये जो भी योग आया 5 आया, 5 में प्लस कितना किए यहाँ पे, प्लस 8 किए। फिर यहाँ पे आपको ये 13 आया, तो फिर 13 में क्या योग किए, तो उसके पहले वाला मतलब 20, तो 33 आया, फिर 33 में 15 जोड़े, ठीक है, तो 48 आया, फिर 48 में 7 जोड़े, ठीक है, तो 55 आया, फिर 55 में 5 जोड़े, तो ये कितना आ गया, 60। इसी 60 को बोलते हैं समीशन ऑफ fi। इसी का हम लोग आधा करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, n। तो देखिए n का मान कितना आया है, n/2 है ना, n/2, यहाँ n हो गया कौन सा, ये 60,
तो 60 का मान n होने के बाद उसका आधा करने पर 30 आया। ये 30 को हम देखेंगे कि संचय बारंबारता में ये कहाँ है। संचय बारंबारता में ये 30 जो है 33 के जस्ट पहले आएगा। कहाँ आएगा? 33 के पहले आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से एक राउंड बना लेना है आपको। ठीक है, इसमें 20 और 30 को हम लोग सबसे बड़ी वाली संचय बारंबारता के सामने हम लोग वर्ग माध्यम वर्ग लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी में आपको जो यहाँ पे बारंबारता मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? f का मान। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाले में संचय बारंबारता 13 को CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है CF वो ले लिए। ठीक है, और फिर क्या किए इसे हम L का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे संचय बारंबारता में जो भी माध्यक वर्ग लेते हैं, जो छोटा ला संख्या होता है उसे लोअर क्लास बोलते हैं। 20 L का मान। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता होगा। माध्यक का फॉर्मूला हो गया ln/2 माइनस CF बाई क्या हो जाएगा? B और डिवाइडेड बाई F। सबका मान को यहाँ पे पुट किया गया है। पुट करके हल करने पर इसका आंसर बहुत आसान तरीके से आ जा रहा है 28.5। ठीक है, इतना करने पर आपको पूरा मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद के साथ साथ बहुत यूज़फुल भी है ना। कोशिश कीजिए कि अपनी जान पहचान में जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले प्रतिभागी हैं उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके, है ना। लास्ट में हम एक बात उन स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे जिनका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रखा है। ठीक है, कि जब कॉपी चेक होता है, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट देखे होंगे अगर, तो क्रिकेट में अगर आप देखेंगे ना तो 1 से लेकर, है ना, 90 मारने में जितना प्रॉब्लम होता है, जितना कठिनाई होती है, उससे भी ज़्यादा कठिनाई किस में होता है? 90 से 99 पहुँचने पर, है ना। और उससे भी ज़्यादा कठिनाई होता है कि ये 99 से 100 पहुँचने पर, मतलब एक मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई। 90 मार्क्स में कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, आने वाले 90 मार्क्स में ज़्यादा कठिनाई और 1 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। ये क्रिकेट मैच में जैसे कठिनाई आप देखते हैं ना, उसी प्रकार आपके एग्ज़ाम के कॉपी में भी ये होता है। ठीक है, कि 90 अगर आपको 40 लाना है तो 40 का मतलब हो गया कि आप 35 तक ला सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 35 के बाद जो 5 मार्क्स होता है ना, उसमें 4 मार्क्स तक और प्लस करने पर 35 में, ठीक है, आपको बहुत बारीकियों का ध्यान रखना होगा कि आपका कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आप फंस रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले उसको रिवीजन कर लीजिए। ये +1 में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? होता क्या है कि जब कभी भी कोई टीचर कॉपी चेक करते हैं और पूरा मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट को आ जाएगा, 40 में 40 आ जाएगा, अगर उस कंडीशन में टीचर क्या करते हैं कि वो फिर से कॉपी को चेक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 40 में 40 आने का मतलब ये भी बोला जाता है कि टीचर अच्छे से चेक नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं और ब्रैकेट प्लस माइनस का साइन या सेंटीमीटर छूट जाना, कहीं पे लिखना, ये सबको खोजना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस पर एक मार्क्स को कट कर देते हैं और फिर ये आपका 40 से ये क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 1 मार्क्स को बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपके एग्ज़ाम में आप किसी प्रकार का गलती को नहीं करें। ठीक है, होता क्या है कि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो नर्वस के चलते हाथ कांपने लगता है ना, और हैंडराइटिंग जो आपके नॉर्मल टाइम में जो स्कूल में आप लिखते हैं उससे काफ़ी ख़राब एग्ज़ाम में होने लगता है। उस चीज़ से आपको बचना है। एग्ज़ाम में बैठते के साथ आपको पहले अपने आप को बहुत धैर्य से शांत करना है और कॉपी को आराम से खोलकर अपने हाथ को अपने काबू में रखकर बहुत आराम से लिखना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिला, आपको लगा रही है तो आता है, हो सकता है छूट जाए, तो एकदम स्पीड से लिखना, मतलब ये कि हैंडराइटिंग देख कर टीचर को लगे कि नहीं ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा करना ही नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन रखना है किताब कॉपी को, अपना आंसर बुकलेट को, ताकि कोई भी टीचर 1 मार्क काटने के पहले भी सोचे। ठीक है, उन्हें पूरा 40 में 40 देने में किसी प्रकार का असहयोग या असंतुलित या किसी प्रकार का संकोच ना लगे, है ना, वो एक बार में आपको पूरा मार्क्स दे दें। ठीक है, तो वेरी ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप जितना पढ़े हैं।
उससे बेहतर आप मार्क्स लेकर आएंगे और अपने फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू।